हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था मेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारे दो उद्देश्य सीधी बात, नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम अभी जान लेंगे कि किन किन सिद्धांतों के बारे में हमें पढ़ना है और हर एक अलग अलग वीडियो में एक सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं सिलेबस के हिसाब से कि कौन कौन से सिद्धांतों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला सिद्धांत आता है शास्त्रीय विचारधारा, क्लासिकल थ्योरी, जिसके समर्थक हैं हेनरी फियोल, लूथर गुलिक और उर्विक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरा वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर इसके समर्थक हैं। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने नौकरशाही विचारधारा, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, मैक्स वेबर के द्वारा जिसे प्रस्तुत की गई है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद मानव संबंधवाद, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मेयो के द्वारा दी गई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो व्यवहारवाद, बिहेवियर अप्रोच, हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई है। इसी क्रम में व्यवस्थावाद, जिसे सिस्टम अप्रोच चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा जो थ्योरी दी गई है। इन सभी थ्योरीज के बारे में हम आपको अलग अलग वीडियोस में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ नियंत्रित बराबर तरीके से बने रहें, ताकि हम इसकी PDF भी, हर विचारधारा की PDF नोट्स के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास में हम पहली थ्योरी, शास्त्रीय विचारधारा, क्लासिकल थ्योरी के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि शास्त्रीय विचारधारा के बारे में सबसे पहले तो हम सामान्य परिचय शास्त्रीय विचारधारा के बारे में प्राप्त करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रीय विचारधारा की विशेषताएं या लक्षण के बारे में कुछ जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं। शास्त्रीय विचारधारा में हेनरी फियोल का क्या योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, कौन कौन सी बातें इन्होंने बताई हैं, वो सारी बातें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम को जब आगे बढ़ाएंगे तो शास्त्रीय विचारधारा में गुलिक और उर्विक का योगदान क्या है, योगदान के बारे में हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रदान करने वाले हैं। शास्त्रीय विचारधारा के लाभ क्या होते हैं और क्या उपयोगिता है, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। इसी क्रम को जब आगे बढ़ाएंगे तो शास्त्रीय विचारधाराओं की कुछ लोगों ने आलोचना की है, उन आलोचनात्मक बिंदु कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शास्त्रीय विचारधारा का सामान्य परिचय। संगठन का सर्वाधिक प्राचीन विचारधाराओं को ही शास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। ये कहिए कि जो भी सिद्धांत आए वो सभी का मूल शास्त्रीय सिद्धांत है कहीं ना कहीं रूप में। इसे यांत्रिक दृष्टिकोण का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह परंपरागत विचारधाराओं पर आधारित होती है। समर्थक में कौन कौन है इसकी, तो हेनरी फियोल है, लूथर गुलिक है और उर्विक इसके समर्थक है। विशेष बात क्या है, यह सिद्धांत कार्य विभाजन, पद सोपान और दक्षता पर अधिक बल देता है। ये कीवर्ड है, इन्हें आप याद रख लीजिए और जब आप आंसर लिखिए शास्त्रीय विचारधारा के बारे में तो ये आपको लिखना ही है। कार्य विभाजन, पद सोपान और दक्षता, ये कीवर्ड है। किस तरह से याद रखना है ये आपका तरीका होना चाहिए। शास्त्रीय विचारधारा की विशेषताएं या लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी विशेषताओं में यदि हम बात करें तो सिद्धांत निर्माण पर बल दिया जाता है। संगठन की रचना और दक्षता के लिए आवश्यक है कि सिद्धांत निर्माण, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से संगठन को चलाया जा सके। औपचारिक संगठन, इसके अंतर्गत कार्य नियोजित, पूर्व निर्धारित और नियमयुक्त शामिल किया गया है। इसे यांत्रिकता कहा गया है। इसके अंतर्गत संगठन को मशीन माना गया है, ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो संगठन स्वयं संचालित होता है। इसमें संगठन को मशीन मानने के कारण संगठन को स्वयं संचालित हुआ माना जाता है, ठीक है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो तार्किकता तो लगभग हर एक सिद्धांत की
महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार को पूर्ण तार्किक बनाना और मूल एवं भावनाओं से प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद बंद व्यवस्था, इसमें संगठन एक व्यवस्था के रूप में सुधार किया गया है जो बाहरी वातावरण से प्रभावित हुए बिना कार्य करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ होने आज आ गई होंगी, और लिखने के लिए मैंने कीवर्ड ही आपको उपलब्ध कराए हैं जिन्हें आप याद रख के अच्छे तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। शास्त्रीय विचारधारा में हेनरी फियोल साहब का क्या योगदान है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, हेनरी फियोल साहब आपके क्लासिकल विचारधारा का पिता कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि शास्त्रीय विचारधारा का पिता किसे कहा जाता है तो हेनरी फियोल साहब को कहा जाता है। आपकी रचना कौन सी है? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन अपने क्षेत्र में प्राचीन और शास्त्रीय रचना है। 1916 में इसे प्रकाशित किया गया है। तो कभी हेनरी फियोल साहब के बारे में भी 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि हेनरी फियोल के बारे में लिखिए, तो आपको लिखना है कि ये क्लासिकल विचारधारा के पिता हैं और 1916 में इनकी रचना जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हेनरी फियोल साहब ने लोक और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं माना, मतलब इन्होंने सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक ही माना है। ये कहते हैं कि अब हमारे सामने प्रशासन के कई नहीं बल्कि मात्र एक विज्ञान है और वो है शास्त्रीय विज्ञान, शास्त्रीय विचारधारा, जो समान रूप से सरकारी और गैर सरकारी सभी मामलों में लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हेनरी फियोल साहब, यहां आपका मतलब क्या है? आपके इस योगदान, मतलब हेनरी फियोल साहब के योगदान को 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला बिंदु क्या है वो देख लेते हैं, किसी औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियां। दूसरा बिंदु है प्रशासन के तत्व और तीसरा बिंदु है प्रशासन के सिद्धांत। इन बिंदुओं को देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके। किसी औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियां, इसमें क्या क्या होती हैं? तकनीकी गतिविधियां जैसे उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग आज उपस्थित होती है। व्यवहारिक गतिविधियां होती हैं, इसमें क्रय विक्रय से संबंधित चीजें सम्मिलित होती हैं। वित्तीय गतिविधियों में पूंजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग और निवेश की बातें की जाती हैं। रक्षात्मक गतिविधियों में जान माल की रक्षा की बात की जाती है। लेखांकन गतिविधि के अंतर्गत बैलेंस शीट, स्टॉक का लेखांकन नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद प्रबंधकीय गतिविधियों में ये भी नाम से प्रेजेंट होता है, तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण आदि चीजों को सम्मिलित किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रशासन के क्या तत्व हैं, क्या संगठक हैं उसके बारे में। तो पहला जो संगठक है वो है प्लानिंग, योजना बनाना प्रशासन के तत्व में। ऑर्गेनाइजेशन, संगठित करना। सी है कमांडिंग, निर्देशित करना। और कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय करना। ये 4 बिंदु हैं। और 5वां बिंदु है कंट्रोल, नियंत्रण। ये इसके प्रमुख तत्व या संगठक हैं। ठीक है, प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो आपने मतलब हेनरी फियोल साहब ने 14 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, हेनरी फियोल साहब ने ही तत्व या संगठक दिए हैं, तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। प्रशासन के सिद्धांत में 14 सिद्धांत में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है और नाम से ही आपको चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन याद रखने की कोशिश इन्हें करना है, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपसे पूछ ले कि कौन कौन से 14 सिद्धांत है। तो कार्य विभाजन पहला है, प्राधिकार और जिम्मेदारी है। तीसरा अनुशासन है। चौथा आदेश की एकता है। 5वां निर्देश की एकता है। 6वां पारिश्रमिक है और 7वां केंद्रीकरण है। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो पद सोपान इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। समता सम्मिलित होती है। 10वां है पहल सम्मिलित होती है। सहयोग की भावना सम्मिलित होती है। कार्यकाल की स्थिरता सम्मिलित होती है। ऑर्डर सम्मिलित होता है। और 14वां और अंतिम सिद्धांत जो है कि सामान्य हितों के समक्ष व्यक्तिगत हितों की अधीनता सम्मिलित की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो शास्त्रीय विचारधारा में गुलिक साहब और उर्बिक का क्या योगदान है उसके बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। आप दोनों ने यांत्रिक दृष्टिकोण के समर्थक थे। ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांत का व्यापक विश्लेषण 1937 में इनकी एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है आपको याद रखना है, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, गुलिक और उर्बिक साहब की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने शास्त्रीय विचारधारा के बारे में बताया है और वह पुस्तक का नाम है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसी बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो लूथर गुलिक साहब की जब बात करते हैं तो प्रशासन के कार्य क्षेत्र या कार्यपालिका के कार्यों के लिए इन्होंने एक वर्ड दिया है, पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, देखिए पोस्ट कॉर्ब में क्या क्या चीजें समाहित है। तो पी से क्या होता है, पी से क्या होता है, प्लानिंग,
नियोजन करना सम्मिलित होती है। ओ से क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना सम्मिलित होता है। एस में क्या होता है? स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना होता है। डी में क्या होता है? डायरेक्टिंग, निर्देशन करना सम्मिलित होता है। CO में क्या सम्मिलित? कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना सम्मिलित होता है। आर में क्या सम्मिलित होता है? आर में सम्मिलित होता है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन सम्मिलित होता है। और बी में सम्मिलित होता है बजटिंग, बजट निर्माण। बजट के बिना तो कोई प्रशासन चालू ही नहीं किया जा सकता। तो जब आपसे पूछा जाए कि लूथर गुलिक साहब ने प्रशासन के कार्यक्षेत्र के बारे में क्या बोला है, शास्त्रीय विचारधारा के बारे में, तो आप ये वर्ड याद रख सकते हैं जिसे पोस्ट कॉर्ब कहा जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो गुलिक ने प्रशासन के 10 सिद्धांत बनाए हैं। आपको नाम याद रखना है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? कार्य विभाजन पहला सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद पद सोपान एवं समन्वय दूसरा सिद्धांत है। तीसरे की जब बात करते हैं तो उद्देश्य का समन्वय होना बहुत जरूरी है। चौथे की जब बात करते हैं तो समितियों में समन्वय होना बहुत जरूरी है। पांचवें की जब हम बात करते हैं तो विकेंद्रीकरण की अत्यंत आवश्यक है। विकेंद्रीकरण की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो आदेश की एकता भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने बताया है। स्टाफ के बारे में इन्होंने बताया है, स्टाफ का एक सिद्धांत दिया है। इसके अलावा प्रत्यायोजन की भी बात इन्होंने करी है। ये सब वर्ड मैं यहाँ इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो नंबर 2 में मैंने ये सब कुछ चीज़ें बड़े आराम से इसीलिए एक्सप्लेन कर दी थी ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इसलिए जिन्हें अच्छी तरह से समझना है और पढ़ना है वो वीडियो 2 में जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नियंत्रण के क्षेत्र के बारे में ये सिद्धांत देते हैं। उसके बाद विभागीय संगठनों के आधार पर सिद्धांत देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यदि हमारी चीज़ें, हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हम कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले गुलिक साहब ने विभागीय संगठनों को 4 बुनियादी बुनियादों को पहचाना है। कौन कौन से बुनियादी सूत्र हैं, बुनियाद हैं? 4 बुनियाद 4P के द्वारा हम उन्हें समझ सकते हैं। पहला P क्या है? पर्पज, प्रयोजन के बारे में बताता है। दूसरा P प्रोसेस, प्रक्रिया के बारे में बताता है। तीसरा P पर्सन, व्यक्ति के बारे में बताता है। और चौथा P प्लेस, स्थान के बारे में बताता है। ठीक है, तो 4 बुनियादों के बारे में यदि आपको लिखने की बात की जाए तो इन 4 P का सूत्र आपको जरूर लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो उर्बिक साहब ने 8 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से 8 सिद्धांत दिए थे? पहला उद्देश्य का सिद्धांत, संगठन किसी लक्ष्य की अभिव्यक्ति होना चाहिए। जब किसी संगठन का लक्ष्य होगा तभी वो उस पर सही तरीके से काम करेगा। सहसंबद्धता का सिद्धांत, सत्ता तथा उत्तरदायित्व में संतुलन होना चाहिए। मतलब आप शासन तो करिए लेकिन शासन करने के साथ उत्तरदायित्व भी आपको नहीं भूलना चाहिए। उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अधीनस्थों से कार्य करवाने का उत्तरदायित्व का सिद्धांत उच्च अधिकारियों को होना चाहिए। पद सोपान का सिद्धांत, उच्च निम्न पदों की श्रृंखला होनी चाहिए। नियंत्रण के क्षेत्र की सिद्धांत उर्बिक साहब ने करी है। विशेषज्ञता के सिद्धांत के बारे में बताया है। प्रत्येक कार्मिक को एक विशिष्ट कार्य में दक्ष होना चाहिए। ठीक है, जैसे लवासना में ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। समन्वय के सिद्धांत के बारे में बोला है। संगठन की सभी इकाइयों के मध्य सहयोग एवं समन्वय होना चाहिए। परिभाषा या निर्धारण का सिद्धांत बोला है कि संगठन के प्रत्येक कार्य का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। उर्बिक साहब के ये 8 सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने शास्त्रीय विचारधारा की क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्पादन में वृद्धि, यह विचारधारा उत्पादन की ओर झुकाव रखता है। मतलब आउटपुट अच्छा होगा, है ना, कार्यशैली बढ़ेगी। दक्षता का महत्व, जो व्यक्ति दक्ष होगा, कुशल होगा, उसे संगठन में दक्षता और उस हिसाब से उसको महत्व दिया जाएगा। लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में विकास संगठन संबंधी सिद्धांतों के प्रति एक कारण है। लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्धांतों, मान्यताओं और तकनीकों के माध्यम से संगठन के एकीकरण की बात की गई है। संगठन में संघर्ष की समाप्ति और समन्वय की स्थापना होती है शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ते हैं तो शास्त्रीय विचारधारा के कुछ आलोचकों ने कुछ दोष और आलोचना की है। कौन कौन से बिंदुओं पर? शास्त्रीय विचारधारा की अनेक मानव संबंधवादी या व्यवहारवादी विचारधारा के द्वारा आलोचना की गई है। ठीक है, प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने आलोचना की है
एल्टन मेयो है, हर्बर्ट साइमन है और वारेन वेनिस साहब हैं जिन्होंने प्रमुख रूप से आलोचना की है। इसके अलावा एल.डी. वाइट साहब कहते हैं कि शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत प्रतिपादित सिद्धांतों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि एक सिद्धांत के विरोध में दूसरा उतना ही प्रबल सिद्धांत दिया जा सकता है। साइमन ने क्या बोला है कि यह पूरा मशीनी प्रतिमान प्रतीत होता है। इसके अलावा वारेन वेनिस साहब कहते हैं मानव रहित संगठन है, क्योंकि इसको मशीनी प्रतिमान ही कहा गया है, इसलिए मानव रहित संगठन बताया गया है। अन्य आलोचनाओं में क्या सम्मिलित है, इसमें मानव तथ्य की उपेक्षा की गई है। उसके अलावा संगठन को मशीन माना गया है और व्यक्ति को उस मशीन का पुर्जा माना गया है। ठीक है, ये कह के इसकी आलोचना कर रहे हैं। आर्थिक अभिप्रेरणा की उपेक्षा की गई है, आर्थिक अभिप्रेरणा की। ठीक है, इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो संगठन को एक बंद व्यवस्था मानने के कारण संगठन पर पर्यावरण के प्रभाव की उपेक्षा की गई है। साइमन साहब ने इस सिद्धांत को मुहावरे की संज्ञा दी है, क्योंकि यह परस्पर विरोधाभासी हैं। जैसे आदेश की एकता और कार्य विभाजन दोनों साथ साथ कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो निष्कर्ष के रूप में देखते हैं तो उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद शास्त्रीय विचारधारा ने संगठन संबंधित शब्दावली को विकसित करके संगठन के अध्ययन को एक दिशा प्रदान की है, जिसे संगठन संबंधित अन्य विचारधाराएं प्रतिपादित की गई हैं, जैसे मानव संबंधवाद, व्यवहारवाद आदि। इसी तरह की विचारधाराएं संगठन संबंधित अन्य विचारधाराओं के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। ठीक है, अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो हम अगली क्लास में वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनमें प्रमुख विचारक है F.W. टेलर ने इसका सिद्धांत दिया है। मैं आपसे एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस क्लास की, क्योंकि बने बनाए आंसर मैंने देने की आपको कोशिश करी है, आपको बस एक काम करना है कि इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर उसे ज्वाइन करके ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। साधक द अचीवर टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम आगे बढ़ते हैं और यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।